नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देवभूमि की सियासत रोज करवट ले रही है। उत्तराखंड में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं, तो कुछ नेताओं ने घर वापसी करके पार्टी की जीत की राह को आसान करने का काम किया है। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी में आने और जाने का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस में कई नेता वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात से खफा हैं। हरीश रावत ने बागियों को निशाने पर लेते हुए जहां उनको महापापी बताया था और कहा था कि महापाप से उत्तराखंड पर भी कलंक लगा है। जब तक वो सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को मानते हुए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक वो उनको कांग्रेस में वापस लेने के पक्ष में नहीं है। जहां बीते दिनों यशपाल आर्य और उनके बेटे ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है, माना जा रहा है कि और भी कई नेता वापसी करने की सोच रहे हैं। हरक सिंह रावत ने जहां सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर कांग्रेस में वापसी के संकेत दे दिए हैं, तो फिर वहीं बीजेपी के कई कद्दावर नेता अब कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं। लेकिन हरीश रावत इसमें बाधा बनकर खड़े हैं। सवाल तो कई हैं, जिनके सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। तो बीजेपी के नेता जिस तरह से कांग्रेस में जा रहे हैं, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। एक सेकेंडरी इशू है। मेरे लिए प्राइम इशू ये है कि ये संसद का, जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। ये सवाल मेरी सरकार को गिराने का नहीं है, ये उत्तराखंड के मूल्य और मान्यताओं को, यहाँ के पार्लियामेंट्री संस्कृति को, एक हर राज्य की अपनी अपनी संसदीय संस्कृति होती है, उस पर एक कलंक है, धब्बा है लगा उस दिन जो कुछ हुआ सदन के पटल पर, और पैसे से हुआ। तो ऐसे लोग कम से कम एक बार खेद तो प्रकट करें, मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि कांग्रेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो फिर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हरीश भाई के लिए भी है। मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया, और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। यही तो हरीश रावत चाह रहे थे कि आप माफी मांगे तब कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आप क्या, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है हमारे। तो हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद जाहिर बात है कि इसको लेकर के सियासी हलचलें तेज होनी थी और वो हो रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि आप बार बार देख रहे हैं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नेता जा रहे हैं, क्या डर सता रहा है हार का, या इसके कुछ और मायने समझे जाएं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नवीन गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन गोयल जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, विनय गोयल हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विनय गोयल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ नवीन प्रशाली जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नवीन प्रशाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय गोयल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत में करूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पार्टी से छोड़ करके जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, कैसे इसको देखा जाए? कांग्रेस पार्टी के और जो लोगों के रुख हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या सीधे तौर पर माना जाए कि कहीं ना कहीं जो डर है वो सताने लगा है नेताओं को, या ये जो पार्टी के अंदर अब जाने की जो सुगबुगाहट हुई है, इनको आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 60 पार, और हम चुनाव से पहले ही 60 पार कर गए थे। तो कांग्रेस ने भी कुछ प्रयास किए, कुछ लोगों की तरफ कुछ ऐसे प्रलोभन डाले, जैसे दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे या इस तरह के अन्य प्रलोभन उन्होंने दिए। तो उसमें हो सकता है कि एक दो लोग उनके झांसे में आ गए, लेकिन जैसा ये वातावरण सब मिलकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत लोग आ रहे हैं, कांग्रेस में लोग जाना चाहते हैं, ऐसी दूर दूर तक कोई स्थिति नहीं है। और केवल ये वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रचे जा रहे हैं
वास्तविकता इससे कहीं अलग है। जबकि हमने अनिल बलूनी जी का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग जा रहे हैं और कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन यशपाल आर्य ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हरक सिंह रावत, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी आज सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। यशपाल आर्य को भी लेकर के इस तरीके की जो चर्चाएं हैं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार है, या फिर आपने बोर्ड लगा दिया हाउसफुल का, लेकिन फिर ये जो नेता जिनको आपने कैबिनेट स्तर तक का मंत्री बनाया, ये सॉफ्ट कॉर्नर उधर क्यों नजर आ रहा है? नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैंने भी उनकी जो बाइट है, जो उनका वक्तव्य है, बहुत ध्यान से सुना है। उसमें किसी भी प्रकार से उन्होंने साफ कहा है कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। कहीं हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिसके लिए माफी मांगी जाए। उन्होंने एक तरह से जिस प्रकार से कहते हैं भाई यार इनसे माफ करो, भाई इनसे तो जो बात कहते हैं, वो एक तरह से उनको बहुत हल्के में लेने का काम एक प्रकार से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वो तो कुछ भी कह दें, उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम कई बार किसी को इग्नोर करने की दृष्टि से कई बार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोबारा उनकी बाइट को सुनेंगे और समझेंगे तो उन्होंने कहीं भी उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में जाने के लिए माफी का कोई सवाल नहीं है, कोई हमने इसलिए माफी नहीं मांग रहा हूं। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कहें, वो मुझे चोर कहें, वो मुझे अपराधी कहें, वो कुछ भी कहें, उनके हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। तो वो एक तरह से विरक्त भाव से या इग्नोर जैसे करने जैसे भाव से मुझे लगता है कि वो सारी बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो हरीश रावत जी को पसंद करने के लिए या कांग्रेस में जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो सबको अपने अपना अनुमान लगाने का अधिकार है। ठीक है, नवीन प्रशाली जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सर, हरक सिंह रावत जी का एक सपना है मुख्यमंत्री बनना उत्तराखंड का, और वो अपने राजनीतिक जीवन की सफलता को भी यही मानते कि एक बार वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कभी बन पाएंगे। इसलिए अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद से गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके काम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, और इस बार उनको ये नजर आने लग गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। जिस प्रकार से 3 मुख्यमंत्री बदले, काम कुछ हुआ नहीं, इन सबको उनको नजर आने लग गया। अब वही दूसरी बात यह है कि जो पहले कहते थे, हरीश रावत जी भी कहते थे कि जो ये लोकतंत्र के पापी हैं, जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। पहले बोलते थे इनको माफ नहीं किया जा सकता, ये लोकतंत्र के पापी हैं। फिर उसके बाद कहने लगे कि अगर जनता से माफी मांगेंगे तो वापस आ सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से ये समझा जा सकता है। जिस प्रकार से प्रीतम सिंह जी भी एक ही फ्लाइट में मिल गए, कुछ दिन बाद उनके घर में भी मिल गए, मीडिया की पकड़ में आ गए, तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी तो पक रही है, और उस खिचड़ी के लिए इनके सुर बदले हैं, उस खिचड़ी को खाने के लिए। अब हरक सिंह रावत जी जो अपना सुर बदल रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका सपना है वो या तो भारतीय जनता पार्टी में पूरा हो या कांग्रेस में पूरा हो, तो वो अपने दोनों रास्ते खुला रखना चाहते हैं। लेकिन ये अवसरवादी राजनीति करने वाले हैं, ये लोग निजी स्वार्थ। लेकिन नवीन जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जरूर इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि खासतौर से नेताओं को तो ये ज्ञान बहुत होता है, और जब आप लोग फील्ड पर जा रहे हैं, नेता तो लोगों के साथ कांटेक्ट में, उनको तो समझ में आ रहा है कि इस समय का माहौल क्या है उत्तराखंड का। कांग्रेस पहली प्रायोरिटी क्यों इन नेताओं की नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी अगर उनको लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर होती, या उनको ये लग रहा होता, तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को वो लोग अप्रोच करते या वहां पर अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तलाश करने की कोशिश करते। लेकिन पसंद कांग्रेस पार्टी है। क्या ये लग रहा है कि इस बार जो फाइटिंग पोजीशन है वो कांग्रेस की, इसलिए उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? नवीन जी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उनको पता चला कि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, और ऐसा हाल उनका हो गया है। आम आदमी पार्टी दागे और बागियों को कभी नहीं लेती है, और अगर ट्रिपल सी के फॉर्मूले में कोई फिट बैठेगा तो हम उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे अवसरवादी नेताओं में कतई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है। लेकिन उनका झुकाव कांग्रेस गोत्र के होने के नाते कांग्रेस की तरफ ही हो रहा होगा, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी वैसे नहीं कर सकता। लेकिन ये अवसरवादी राजनीति है। उनको लगता है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, तो इस बार शायद कांग्रेस आ सकती है, उनका मानना होगा। लेकिन जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है ये भाई भाई हैं, ये चोर चोर मौसरे भाई इनको कह सकते हैं आप। इसका कहावत को इन्होंने चरितार्थ किया है। कई यहाँ पर भ्रष्टाचार के माध्यम से कई जो इन्होंने कारनामे किए हैं, और अब तो ये एक दूसरे के कारनामों को खुली बहस
चुनौती दे रहे हैं कि आइए हम आपके कारनामे दिखाते हैं, दूसरी पार्टी बोल रही है आपके कारनामे दिखाते हैं। इन्होंने ग्राउंड भी तय कर लिया कि कहां पर कैसे दिखाया जा सकता है, उसकी नुमाइश करने को तैयार है। नंगी राजनीति यहाँ पर जो चलाई है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने, जो अश्लील राजनीति की श्रेणी में आ रहे हैं, इनको जनता के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं, अब इनको मजा चखाना है, तो इसलिए विकल्प आम आदमी पार्टी है, ये चाहे कुछ भी देख ले। चलिए विनय गोयल जी जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि आजकल आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से इनका धरातल पर कोई जनाधार नहीं है, एक विधायक, एक सांसद, एक ग्राम प्रधान, एक नगर पालिका सदस्य, एक कोई ग्राम पंचायत का सदस्य इनका नहीं है, लेकिन इनको टीवी चैनल में बराबर का स्थान मिल रहा है। और जो मुंह में आता है चोर चोर मौसेरे भाई बोल दें या बोल दें, क्योंकि इनका कुछ स्टेट पे तो है नहीं आप ये गलत क्या है इसमें? आप गलत बता रहा हूं ना, गलत क्या है? भ्रष्टाचार की लिस्ट देखिए ना आप अपनी। अरे आप तो मैंने बोलना शुरू किया है, आप सुन नहीं पाते, समस्या है प्रशांत भाई। मैं जब आप बोलते हो नहीं ठीक है, नवीन जी सुन लेते, नवीन जी सुन लेते, गोयल जी की बात को सुनते फिर आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, आपको जब आपका समय आए कुछ भी बोलिए, जो आप बोलते ही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि क्या मैंने ये गलत कहा क्या कि आपका उत्तराखंड में एक ग्राम प्रधान नहीं, एक जिला पंचायत सदस्य नहीं, एक विधानसभा सदस्य नहीं, कहीं आपका कोई जनाधार नहीं। और दूसरी बात गलत बोला है। और दूसरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लीजिए, जब आपको मौका मिलेगा तब बोल देना। और जिस प्रकार से आपके प्रदेश प्रभारी कह के गए थे, आप दूसरे की खिचड़ी की बात कर रहे हैं। आपकी खिचड़ी अभी पता नहीं कितनी पकी कितनी नहीं पकी। आप कैसे इतनी तारीख को हमारे यहाँ इतने आदमी आ जाएंगे, इतनी तारीख को हमारे यहाँ इतने आदमी आ जाएंगे। आप भी तो दल बदल के सारे बैठे हैं कि इस पार्टी का हमारे पास आ जाए, इस पार्टी का हमारे पास आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट ना दे, कांग्रेस जिसको टिकट ना दे, या कोई यूकेडी से ही नाराज हो तो वो आपके पास आ जाए। तो इसी के सारे का आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। आपकी दुकान में क्या है? कुछ भी नहीं। तो बड़ी बड़ी बातें करना, और अभी आपको चुनाव तक इस तरह की डिबेट में करने का मौका मिल रहा है। आप आनंद लीजिए इसका, खूब आनंद मिल रहा है आपको। आपकी भी खूब पब्लिसिटी हो रही है, आपका चेहरा भी खूब, यही तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ सभी को अधिकार है, ये सभी को अधिकार, ये सभी को अधिकार है, अपनी बात रखने का भी अधिकार है। पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अपनी बात भी रखेंगे, अपने दावे भी करेंगे, अपने दावे भी करेंगे। इसलिए ये मत कहिए कि भाई वो पॉलिटिकल डिबेट या फिर चर्चाओं में सिर्फ दिख रहे हैं। अब उनके पास कोई आधार होगा इसलिए उस बात को बता रहे हैं। हालांकि आपने जो सवाल उठाया उसका मैं जवाब ले लेता हूं। नवीन जी जवाब दें। एक मिनट, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप इनसे ज्यादा पुरानी पार्टी जिसका कुछ जनाधार भी है, उत्तराखंड क्रांति दल है। उत्तराखंड क्रांति दल को तो कोई चैनल डिबेट में स्थान नहीं दे रहा। जी गोयल साहब, आपने सवाल पूछ। जी सर, गोयल साहब का कहना है कि कोई ग्राम प्रधान आपके पास है, कोई जिला पंचायत सदस्य आपके पास है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे पास जिला पंचायत सदस्य भी है। हमारे पास अमरेंद्र बिष्ट जिला पंचायत सदस्य 2 बार के हैं। हमारे पास भीमताल से पांडे जी हैं। हमारे पास जिला उपाध्यक्ष है सुमन तिवारी हमारे रुद्रप्रयाग से। तो बहुत सारे लोग हैं। और आम आदमी पार्टी में जीत के आए, आम आदमी पार्टी में जीत के आए। नहीं तो आ रहे ना, आपके जीत के आए हमारे पास आ गए, आपकी पार्टी से जीत के आए हमारे पास आ गए। नहीं, आपका अपना क्या है? आपका अपना क्या है? हमारी उत्तराखंड की जनता है। उधार का सिंदूर लेके घूम रहे हैं, उधार का सिंदूर है, जनता जनार्दन है हमारा। और उधार का सिंदूर लेके घूम रहे हैं। और आपने कहा था आपके पास क्या, हमारे पास मुद्दे हैं उत्तराखंड के जो आपके पास नहीं। गोयल साहब, हमारे पास उत्तराखंड के मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और जिन पर आपको हम घसीट के ले आए हैं। आपको याद होगा जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आध्यात्मिक राजधानी की बात की तो आप बौखला गए। आपने कहा जी आध्यात्मिक राजधानी तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी दौड़े फिर रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम भी आपने कई करा दिया कि उस पर हमने बिजली का वादा किया। आपने कहा 100 यूनिट हम भी दे देंगे, उसके बोर्ड भी आपने लगा दिया, फिर उतारने पड़े आपको। वही कांग्रेस, आपकी पॉलिटिकल पार्टनर जो कांग्रेस है, वो भी हमारे बिजली के मुद्दे को कहती 200 यूनिट हम दे देंगे। उसके बाद कहते रोजगार के लिए हम 5000 रुपए हम भी दे देंगे, 10,000 रोजगार हम भी देंगे। ये आपके बस की, आपसे ना हो पाएगा गोयल साहब। मैं अगर सही चलो मिलेंगे नवीन जी, मिलते रहेंगे, चुनाव के बाद ही मिलेंगे। और अपनी बातों पे कायम रहना। उत्तराखंड के मुद्दे आपके पास नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा गोयल साहब की एक काम, पिछले 5 साल का 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा एक काम आप बताइए जिसके लिए आपकी सरकार को याद किया जाएगा, क्योंकि 2022 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर आने वाली नहीं है। एक ऐसा काम जिसके लिए इस सरकार को याद किया जाएगा, आप वो बताएं पहले। और आप सुन लीजिए,
हाँ सुन लीजिए अपने सवाल को सुन लीजिए ना। इसी के साथ मैं नहीं, मैं पहले आप एक सवाल का मैं आप पहले एक तो सुन लो, और इसके साथ पहले एक का जवाब तो सुन लो, इसके साथ यही बता आप पहले एक का जवाब सुन लो, पहले एक का जवाब सुन लो ना। आपने कहा पहले एक का जवाब सुन लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो हमारी बड़ी लकीर खींची हुई से आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसमें सभी उत्तराखंड वासी 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर्ड है, जबकि कोई इलाज नहीं मिल रहा। जो अटल आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं है। एक भी उत्तर दिल्ली वासी अटल आयुष्मान योजना में लागू नहीं है। वहां आप मोहल्ला क्लिनिकों की नौटंकी कर रहे हैं जहां जानवर चारा चरते हुए पाए जाते हैं। जवाब दे दिया आपने। पूरे कोविड के टाइम में कुछ भी भूमिका आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं कर पाए। किस प्रकार से आपने ऑक्सीजन का कियोस्क खड़ा किया, किस प्रकार से वातावरण खराब किया, और हर चीज में केंद्र को मैदान में उतरकर सारी व्यवस्थाएं संभालनी पड़ी। तो पूरे देश ने आपका व्यवहार देखा। ठीक है सर, आपने ये बोल दिया। आप ये बताएं कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ की बात कही। मैं ये बता रहा हूँ कि दिल्ली में 4 नए हॉस्पिटल 6 महीने के अंदर बन रहे हैं और दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना था कोविड केयर सेंटर दिल्ली में। आप दिल्ली की बात छोड़ दिए, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कि आपने मेरा जवाब दिया था, एक काम की बात की थी, तो आप काम गिनाने के बजाय कुछ बोलने लग गए। आपने काम नहीं बताया किसके लिए आपको याद किया जाएगा। आप उत्तराखंड नहीं, ये काम नहीं है, ये अटल आयुष्मान योजना कोई काम नहीं नजर आ रहा आपको। और आपने उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। आपने उस योजना को दिल्ली में नहीं विनय जी यही तो सवाल है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी स्कीम, कोई एक योजना बताइए ना। आप तो केंद्र सरकार का गिनाने बैठ जाते हैं। राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है उसके अंदर? इसका भी जवाब सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। अब मेरा जवाब सुनिए। नहीं, आपने पहले नवीन भाई मेरी बात आपने मेरा सुना था, मैंने आपका सुना। अब मेरा नहीं विनय जी, क्योंकि जब ये पूछा जाता है, जब ये पूछा जाता है कि क्या आप लोगों ने क्या किया या परफॉर्मेंस क्या है, तो कभी आप ऑल वेदर रोड को गिनवाते हैं विनय गोयल जी, कभी आप लोग ऑल वेदर रोड को गिनवाते हैं, वो भी केंद्र की स्कीम है। कभी आप जय अटल आयुष्मान कार्ड को गिनाने लग जाते हैं, वो भी केंद्र की स्कीम है। कभी आप उज्ज्वला योजना को गिनाने लगते हैं, वो भी सेंट्रल की स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आयुष जी मेरी बात सुनिए आप, ये जो आपकी शायद जानकारी में नहीं है, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जो केंद्र की आयुष्मान योजना है उसमें केवल जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है वो केवल कवर्ड है। उत्तराखंड की जो अटल आयुष्मान योजना हमने उसके साथ ऐड की है उसमें हर उत्तराखंडी यानी मैं भी और प्रशाली जी भी वो भी आयुष्मान योजना में कवर्ड है। ये मैं रेखांकित करना चाह रहा हूं जो शायद आपको जानकारी में नहीं होगा। कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मैं गोयल साहब एंकर महोदय, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। मैं गोयल साहब की जानकारी बता दूं। गोयल साहब ने कहा कि 5 लाख का अटल आयुष्मान कार्ड यहां बना हुआ। दिल्ली सरकार ने इसको लागू नहीं किया। इसलिए लागू नहीं किया गोयल साहब कि दिल्ली में अनलिमिटेड इलाज का, अगर 25 लाख भी आपके इलाज को लगेंगे तो 25 लाख सरकार देगी। आपके 5 लाख बनी 50 चीजें आपके आयुष्मान कार्ड में वो नहीं है, कोड उसके है ही नहीं, उसमें इलाज ही नहीं मिलता। कोई केवल सर्जरी का उसमें है, छोटी सर्जरी अगर कोई हो जाए तो उसमें मिलता, बाकी कोई इलाज नहीं हो पा रहा। किसी भी हॉस्पिटल का आप आंकड़ा उठा लीजिए, केवल एक लूट का साधन बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, ठगी का साधन बना हुआ है, क्योंकि आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। वही दिल्ली सरकार आपके कार्ड को इसलिए अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि 5 लाख का नहीं, दिल्ली सरकार अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो करती है सरकार, वहां अनलिमिटेड है। इसीलिए मना कर दिया था लोगों को, इसीलिए मना कर दिया था कोविड के टाइम पे। नहीं, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं, आप ये बताइए अनलिमिटेड सही है या 5 लाख सही है? आप बताइए। नहीं, कितने लोगों का इलाज हुआ बताइए ना आप दिल्ली में, दिल्ली की जनसंख्या सारे कितने संख्या बताइए। हम उत्तराखंड में 3.5 लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं, 3.5 लाख लोगों का, और 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हम इसी वर्ष में खर्च कर चुके हैं। 10 लाख लोगों का। और उत्तराखंड से लोग दिल्ली में जा रहे हैं, 50 लोगों को मैं भेज चुका हूं उत्तराखंड से दिल्ली। अगर आपको भी जरूरत होगी तो आप बोलना, मैं अच्छा करवा दूंगा। अरे भैया पहले आप अपनी चिंता कर लीजिए, पहले आम आदमी पार्टी का इलाज कर लीजिए आप। एमआरआई नहीं चलता देहरादून में। ठीक है, लेकिन विनय जी चलिए ठीक है, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे बताइए कि अगर सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है तो आपकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री क्यों उधर चले जा रहे हैं? ये सुगबुगाहट जो हो रही है ये क्यों हो रही है? क्यों आपको 3-3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ जा रहा है? ये सब क्यों हो रहा है अगर सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है आपकी पार्टी में इतनी मजबूत स्थिति में? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि किसी एक आध व्यक्ति के चले जाने से एक परिवार के 2 व्यक्ति चले गए, क्योंकि वो तो साथ आए थे, साथ चले गए, और उनके सामने चारा डाला गया कि आपको हम दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जबकि असली सारी कवायद हरीश रावत जी की इसलिए है, तड़प इसलिए रहे हैं वो कि किसी तरह से उनका नाम
स्वयं का नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर घोषित हो जाए। वो उनकी अंतिम इच्छा है कि किसी प्रकार से मैं एक बार दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन उनके जो कार्यकाल हैं वो इतने निराशाजनक कार्यकाल हुए। और चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वो हरिद्वार के सांसद रहे, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, एक भी रिमार्केबल काम उनके खाते का नहीं है। इसलिए वो किसी भी तरह से जनता की नजरों में टिकते नहीं है। इसीलिए वो दो विधानसभा चुनाव से हमारे छोटे कार्यकर्ताओं से चुनाव हारे हैं। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी किसी और के लिए कुछ करने वाले नहीं है, वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अगर एक प्रलोभन उनको दिया और उसमें अगर यशपाल आर्य जी आ गए तो आने वाला समय बताएगा कि उनका निर्णय सही था या गलत था। ठीक है, नवीन प्रशाली जी केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई ऐसा है कि वो डूबती हुई नाव है या उसमें वो सवार नहीं होना चाहते। अब मुख्यमंत्री का प्रलोभन किसी को भी मिलेगा, वो जा सकता है। देखिए कांग्रेस में भी कितने मुख्यमंत्री बनेंगे आप ये देख सकते हैं, और यहाँ मंत्री पद रहते हुए उनको क्या अशांति है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के जहाज में भी बड़ा छेद हो चुका है। अगर आप कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है वो डूब चुका है, अब इनके जहाज में छेद हो चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। जनता हित का कोई काम नहीं किया है, ये अवसरवादी लोगों को इधर से उधर करके इस सत्ता को हथियार है, सत्ता को एक व्यवसाय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बना दिया। ये दल बदल का। लेकिन प्रशाली जी यही सवाल तो विनय जी ने यहाँ पर उठाया ना कि भाई आपकी पार्टी में भी जो लोग आ रहे हैं वो तो किसी न किसी पार्टी में रह के ही आ रहे हैं ना। सिंदूर लेके बैठे हैं सब। नवीन जी ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ बिल्कुल एकदम सारे जो लोग हैं वो सब फ्रेश हैं या उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की या वो राजनीति से उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा। आपके पास भी तो उनका वेलकम हो रहा है ना नवीन जी। हमारे पास इस तरह से दागी और बागी चेहरे नहीं है सर। आप ये बताइए कि जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहता है, सत्ता में लूट मचाने का आरोप लगा हुआ है, ऐसे लोग यहाँ पर ऊपर तौर पर दौड़ भाग करके सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं, सत्ता की खींचतान कर रहे हैं। अगर एक खींचतान इन्होंने उत्तराखंड के हित में या उत्तराखंड के भविष्य में की होती है तो कोई बात होती। मैं विनय गोयल जैसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। मेरे को याद आ रहा है कि इन्होंने घोषणा की थी आपदा में मृतकों को 4 लाख रुपए। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में चले गए होंगे, या किसानों की जो फसल खराब हो रही है उस पर इन्होंने मुआवजा आकलन कर लिया, उसका कब तक मुआवजा देंगे? और जो अमित शाह जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने कुछ राहत राशि यहाँ के लिए दी या नहीं दी? सवाल चलिए नवीन जी, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपकी इन बातों का जवाब ले पाऊं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, अब पार्टी के अंदर किस तरह से जो दल बदल हो रही है ये पार्टियों को देखना है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते अभी और देखिए कि किस तरह से ये जो दल बदल का खेल है वो आपको देखने को मिलेगा। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।